नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। उत्तराखंड में आज से लागू होगी समान नागरिक संहिता। मुख्यमंत्री धामी आज लॉन्च करेंगे यूसीसी का पोर्टल। दिल्ली चुनाव के लिए प्रचार हुआ तेज। भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं की जनसभाएं आज जारी करेगी घोषणा पत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वार्षिक एनसीसी पीएम रैली को करेंगे संबोधित। नई दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में है रैली। महाकुंभ में धर्म संसद आज। गृह मंत्री अमित शाह प्रयागराज पहुंचे। आज संगम में लगाएंगे डुबकी। मौनी अमावस्या के लिए तैयारियां जोरों पर। और अमेरिका से आए निर्वासितों को स्वीकारने के लिए तैयार हुआ कोलंबिया। ट्रंप की धमकी के बाद वापस लिया फैसला। व्हाइट हाउस ने प्रेस बयान जारी कर दी जानकारी। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में आज से समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लागू कर दिया जाएगा। यूसीसी को 2.5 साल की तैयारियों के बाद राज्य में लागू किया जा रहा है। इन तैयारियों में अधिनियम की नियमावली को मंजूरी और संबंधित अधिकारियों का प्रशिक्षण भी शामिल है। और इसी के साथ उत्तराखंड स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बनेगा जहां पर यह कानून प्रभावी होगा। देवभूमि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने का इंतजार समाप्त होने जा रहा है। राज्य में समान नागरिक संहिता कानून यूसीसी को लागू करने की सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। अब इसे वास्तविकता में बदलने में कुछ घंटों की बात है। समान नागरिक संहिता कानून यानी यूसीसी 27 जनवरी से उत्तराखंड में लागू हो जाएगा। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लागू होने की घोषणा भी कर दी है। वहीं 27 जनवरी से ही यूसीसी पोर्टल भी शुरू हो जाएगा। इस संबंध में राज्य के गृह सचिव शैलेश बगौली की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश के अनुसार 27 जनवरी को यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 को लागू किए जाने के लिए नियमावली और पोर्टल का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही पोर्टल आम जनों के लिए खोल दिया जाएगा। आपको बता दें कि धामी सरकार ने 20 जनवरी को आपात कैबिनेट बैठक बुलाकर यूसीसी की नियमावली को मंजूरी दी थी। इसके लिए सरकार की ओर से राज्य निर्वाचन आयोग से विशेष अनुमति भी ली गई थी। राज्य में यूसीसी को कब से लागू किया जाएगा यह तय करने के लिए मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत किया था। की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं और एक समृद्ध समाज बने, इसमें लिंग, जाति, वर्ग कोई भी भेद न हो, धर्म का भेद न हो, सबके लिए एक कानून। यह हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देवभूमि उत्तराखंड की जनता के साथ संकल्प था, हमारा वायदा था। हम उस वायदे को पूरी तरह से कल लागू करके पूरा कर रहे हैं। उत्तराखंड में यूसीसी को लागू करना भाजपा का प्रमुख मुद्दा था। प्रदेश में 2022 में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान भाजपा की ओर से किए गए प्रमुख वादों में से यह एक है। वहीं प्रदेश की दोबारा सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल की पहली ही बैठक में यूसीसी प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए उसका मसौदा तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति के गठन पर मुहर लगा दी गई थी। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 27 मई 2022 को गठित विशेषज्ञ समिति ने लगभग 1.5 साल की मेहनत से तैयार अपनी रिपोर्ट 2 फरवरी 2024 को राज्य सरकार को सौंपी थी, जिसके आधार पर मार्च 2024 में राज्य विधानसभा ने यूसीसी विधेयक पारित कर दिया। उसके बाद 12 मार्च 2024 को राष्ट्रपति ने भी उसे अपनी मंजूरी दे दी थी। अब यूसीसी को लागू करने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसी के साथ ही उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। संजीव सुंदरयाल की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य के लोगों से जो वादा किया गया था वो अब पूरा होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड पहला राज्य होगा जहां पर लिंग, जाति या फिर धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। 2022 के
विधानसभा के चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम इस चुनाव में गए थे और देवभूमि उत्तराखंड की जनता के सामने हमने अपना ये संकल्प रखा था, ये हमने वायदा किया था कि हम नई सरकार के गठित होते ही सबसे पहले हम यूसीसी लाने के लिए काम करेंगे। पहला राज्य होने का गौरव देवभूमि उत्तराखंड को मिल गया है कि हम सभी के लिए किसी का लिंग का भेद नहीं होगा, किसी जाति का नहीं होगा, किसी पंथ का नहीं होगा, किसी समुदाय का नहीं होगा और हम सबके लिए एक समान कानून जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में जिसका प्रावधान है उसको हम यहाँ 27 जनवरी 2025 में लागू करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने उत्तराखंड में लागू होने जा रहे यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि वोट बैंक के नाम पर ओवैसी, कांग्रेस, टीएमसी, सपा और आप इसका विरोध कर रहे हैं। संविधान की मूल भावना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। उसको लागू करने में सबसे बड़ा और पहला कदम उत्तराखंड, जिसे हम देवभूमि भी कहते हैं, वो अपना रहा है और सभी को इसका स्वागत करना चाहिए। पर यूसीसी के नाम पर एक बीबीसी भड़काऊ भाईजान कमेटी काम पर है। यहाँ से ओवैसी बोल पड़ रहे हैं, वहाँ से कांग्रेस बोल पड़ रही है, वहाँ से आम आदमी पार्टी विरोध कर रही है, वहाँ से समाजवादी पार्टी विरोध कर रही है। अरे महिला सशक्तिकरण से इतनी आपत्ति आपको? भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने उत्तराखंड में लागू होने वाली समान नागरिक संहिता के बारे में कहा कि ये देश के लिए ऐतिहासिक दिन है और जल्दी ही पूरे देश में यूसीसी लागू होगा। इस फैसले से देश को आगे बढ़ने और विकास के पथ पर चलने का मौका मिलेगा। देश के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है जब उत्तराखंड में आज से यूसीसी लागू हो रहा है। आने वाले समय में पूरे देश में यूसीसी लागू होगा और समान नागरिक संहिता वो सबसे एक ऐसी उत्तम व्यवस्था है जिसमें सबको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और देश प्रगति के पथ पर चलेगा और सारे संसाधन उपलब्ध होंगे। इस नाते से पूरी उम्मीद है कि अब उत्तराखंड के बाद सभी राज्यों में लगातार यूसीसी को लागू करने का सिलसिला जारी हो जाएगा। और बात करें दिल्ली चुनाव की, तो दिल्ली चुनाव की सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे मतदान का दिन करीब आ रहा है, सभी पार्टियां ताबड़तोड़ रैलियों में जुटी हुई हैं। भाजपा की ओर से चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशियों के लिए पार्टी के दिग्गज नेता प्रचार में जुटे हुए हैं। भाजपा ने दिल्ली के लिए तीसरा संकल्प पत्र भी जारी कर दिया है, तो वहीं आम आदमी पार्टी भी लोगों को लुभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री आतिशी समेत कई बड़े नेताओं ने प्रचार की कमान संभाली हुई है। तो वहीं आप संयोजक अरविंद केजरीवाल लगातार चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी आज अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल आज कई बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। इससे पहले भी वे लगातार घोषणाएं कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी भी लगातार चुनावी रैलियों में जुटे हुए हैं। नई दिल्ली सीट से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित का डोर टू डोर अभियान लगातार जारी है। वो आर के आश्रम मार्ग और जंतर मंतर के पास स्थित आवास में जनसंपर्क अभियान करेंगे। दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान होने हैं और चुनाव परिणाम 8 फरवरी को आएंगे। भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि आपका दलित विरोधी चेहरा बेनकाब हो गया है। आम आदमी पार्टी का चेहरा बेनकाब हो गया। आपदा वाले दलित विरोधी हैं। एक भी राज्यसभा का सांसद दलित नहीं है। उप मुख्यमंत्री बनाने थे दलित समाज से, वो नहीं बनाए। इनके 2 मंत्री गौतम जी और राजकुमार आनंद जी जो दलित समाज से आते, उन्होंने इस्तीफा दिया कि आम आदमी पार्टी दलित विरोधी है। इन्होंने एक दलित महिला से टिकट देने के बदले लाखों रुपए लिए और टिकट नहीं दी। जब उसने पैसा वापस मांगा तो उसकी पिटाई करवाने का काम किया। यही नहीं, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री ने अपने गले की माला हटाकर अंबेडकर जी के गले चढ़ा दी। इससे बड़ा अपमान क्या होगा। और एक दलित विधायक को जूता सुंघाने का काम आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री कहते हैं। यही नहीं, 500 बच्चों को दलितों के
पिछले 5 सालों में विदेश पढ़ने के लिए भेजना था, 5 बच्चों को नहीं भेज पाए। स्कॉलरशिप वजीफा देना था, वो नहीं दे पाए 5 सालों में। कारण क्योंकि दलितों के वेलफेयर फंड से उनके जो बजट आता है उसमें भी घोटाला किया तो आम आदमी पार्टी ने। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र जारी करने को लेकर भाजपा उम्मीदवार हरीश खुराना ने तंज किया है। उन्होंने कहा है कि पहले आप पिछले 10 वर्षों में जारी किए गए घोषणा पत्रों के बारे में सच्चाई बताएं। 10 साल में उन्होंने मैनिफेस्टो लॉन्च किए थे झूठ की दुकान के, जरा उसके बारे में सच्चाई बता दे। वो तो कहते थे यमुना साफ करेंगे, क्या हुआ उसका? दिल्ली सबसे प्रदूषित राजधानी हो गई है, उसके बारे में बता दे क्या किया। दिल्ली की सड़कों का बुरा हाल है, क्यों हुई इसका जवाब दे दे। दिल्ली में लोगों को पानी साफ पीने को नहीं मिल रहा है, इसके बारे में बता दे। मैनिफेस्टो हो या ना हो, राइटिंग ऑन द वॉल है। आपदा जा रही है, भाजपा आ रही है, ये अरविंद केजरीवाल को समझ में आ गई है। अब वो घोषणा पत्र जारी करें, जो मर्जी करें। दिल्ली की राजनीति में रविंद्र सिंह नेगी एक चर्चित चेहरा हैं, जो आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा के टिकट पर पटपड़गंज सीट से चुनावी मैदान में हैं। रविंद्र नेगी से बात की हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता ने। आज हम एक ऐसी सीट पर हैं जो काफ़ी हॉट सीट कही जा सकती है, और ये है पटपड़गंज विधानसभा सीट। और यहाँ से भाजपा के प्रत्याशी रविंद्र सिंह नेगी हमारे साथ हैं। पहला सवाल, किन मुद्दों के साथ अब जनता के बीच में है? 12 साल से जो पानी की मार, गंदे पानी की मार, सीवर ओवरफ्लो की मार और गंदगी की मार, चारों तरफ शराब के ठेकों की मार जो जनता झेल रही है, उसमें काम करेंगे, हम जीत कर आएंगे। पटपड़गंज विधानसभा की बात करें तो आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता दिल्ली के मनीष सिसोदिया की सीट मानी जाती थी। हालांकि 2020 के विधानसभा चुनाव में एक अच्छी फाइट के साथ कुछ वोटों से वो जीत गए। आपको उम्मीद है कि इस बार यहाँ पर कमल खिलेगा? शिक्षा के जनक और शिक्षा की क्रांति को लोगों ने नकारा और पटपड़गंज में हारते हारते डिप्टी सीएम बचा। और मुझे लगता है उसी की गूंज थी, जो उसको डर था, उसके अंदर डर था कि इस बार लड़ेंगे तो हारेंगे, इसलिए उन्होंने समय से पहले सीट चेंज करे भगोड़ा घोषित हो गए। आम आदमी पार्टी से अवध ओझा मुकाबले में आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी, लेकिन बीजेपी के साथ टक्कर दे पा रहे हैं? इतना बड़ा डिप्टी सीएम लड़ रहे थे, जब वो व्यक्ति हारते हारते बचा, जब सुनामी चल रही थी आम आदमी पार्टी की, 62 सीट थी दिल्ली में, और दिल्ली का उप मुख्यमंत्री हार रहा था। 4 बजे तक केजरीवाल जश्न नहीं बना पाया क्योंकि सिसोदिया जी हार रहे थे। मुझे लगता है कि जब इतना बड़ा व्यक्ति हार रहा था तो ये तो यूट्यूबर है, यूट्यूबर को लोग ज़्यादा सीरियस लेते नहीं। कांग्रेस जो है वो कह रही है कि शीला दीक्षित के समय में जो कांग्रेस ने दिल्ली का डेवलपमेंट किया उस विजन के साथ चुनाव में, तो आपके यहाँ के जो कांग्रेस प्रत्याशी है वो क्या वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं या कहीं टक्कर में है? कांग्रेस को कोई सीरियस नहीं दे रहा। कांग्रेस अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है कि दिल्ली में कम से कम 12, 13, 10% आ जाए, और जो यहाँ से प्रत्याशी वो भी अपनी वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। कई समस्याएं अभी हैं। अगर मैं आपसे 5 वो चीज़ें जो जनता की मूलभूत चीज़ें हैं उसकी बात करूं, उसकी गारंटी दें, तो वो कौन सी गारंटी है? वो सबसे पहले अगर जीतते हैं चुनाव तो उसको पूरा करेंगे। सबसे पहले गंदे पानी, जो गंदे पानी से हर घर जूझ रहा है, बीमारियों से जूझ रहा है। दूसरा सीवरेज की प्रॉब्लम है। तीसरा सड़कें टूटी हुई हैं, जगह जगह लोग गिरते हैं, बड़े बुजुर्ग गिर जाते हैं। चौथा पार्कों की बदहालत है, पार्क जुए के अड्डे बने हुए, पार्क खस्ता हाल है, टूट रखे। पांचवा, कोई सामुदायिक भवन, कम्युनिटी सेंटर, कोई मल्टी पार्किंग नहीं है इस क्षेत्र में, कोई लाइब्रेरी नहीं है बच्चों के लिए पढ़ने के लिए। इस तरह की ये 5 काम हम जीतने के बाद अपनी विधानसभा में कराएंगे। रविंद्र सिंह नेगी का मानना है कि इस बार न सिर्फ उनकी जीत होगी बल्कि दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनेगी और दिल्ली की जनता इस बार बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी। कैमरामैन योगेश तिवारी के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस पर अमृतसर के हेरिटेज स्ट्रीट में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा खंडित किए जाने की कोशिश का एक वीडियो सामने आने के बाद इसके विरोध में आज अमृतसर बंद है। उपद्रवी ने प्रतिमा के सामने रखे संविधान को भी आग के हवाले कर दिया था। अमृतसर में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा की बेअदबी और संविधान को आग लगाने की घटना के बाद दलित समाज में तो रोष है ही, सियासत भी इस मामले पर काफी गर्म हो गई है।
बीजेपी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम आदमी पार्टी पर पंजाब में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति खंडित करने वाले के मामले में हमला बोला है। सांसद और बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि अमृतसर में बाबा साहेब की मूर्ति को तोड़ना पंजाब सरकार की नाकामी है। इसके साथ ही आपकी विफलताओं को उजागर करने के लिए कुछ पोस्टर भी जारी किए हैं। तो बाबा साहेब की प्रतिमा आदमी पार्टी की जो सरकार पंजाब में चल रही है, उनके नाकों के नीचे उनके सरकार के फेलियर की कहानी, जिसमें बाबा साहेब अंबेडकर की जो मूर्ति अमृतसर के मेन चौराहे पे लगी हुई है, एक व्यक्ति हथौड़ा लेकर सीढ़ी डालकर सीढ़ियों के माध्यम से हथौड़े के साथ बाबा साहेब जी की मूर्ति के ऊपर चढ़ता है और बाबा साहेब जी की मूर्ति के ऊपर हथौड़े से कुठारा घात करता है। अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की ये कौन सी साजिश है? ये कौन सी साजिश है कि उनके नाक के नीचे, उनके थाने के आगे बाबा साहेब अंबेडकर का ये अपमान होता है और अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पूरी टीम चुप रहती है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी है, देखते रहिए टीडी न्यूज़। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। इनको क्या हो गया? कुछ नहीं, बस रुकी पेंशन लागू होने का जश्न मना रहे हैं। कौन कर रहा है? भाजपा सरकार। दिल्ली में सरकार बनते ही 60 वालों को मिलेंगे 2500 रुपए और 70 साल वालों को मिलेंगे 3000 रुपए। मोदी जो बोलता है वो करता है। विकसित दिल्ली, मोदी की गारंटी। 5 फरवरी को कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। और आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली चुनाव के लिए। आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो जारी हो रहा है। संयोजक अरविंद केजरीवाल आप मैनिफेस्टो जारी कर रहे हैं। 2100 रुपए उसके बैंक अकाउंट में दिए जाएंगे। सरकार बनने के बाद हम इसको जल्दी से जल्दी और सबसे पहले लागू करेंगे। तीसरी गारंटी है संजीवनी योजना, कि हमारे बुजुर्ग 60 साल से ऊपर होने पे उनको ये चिंता सताती है कि बीमार हो गए तो क्या होगा, कहाँ इलाज कराएंगे, बच्चे पता नहीं इलाज कराएंगे नहीं कराएंगे। तो मैं उन सभी बुजुर्गों को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि आपका बेटा जब तक जिंदा है आपका मैं अच्छे से अच्छा इलाज कराऊंगा, चाहे उसे सरकारी अस्पताल में कराना पड़े चाहे प्राइवेट इलाज अस्पताल में कराना पड़े, उसका सारा खर्चा दिल्ली सरकार देगी। चौथी गारंटी है पानी के गलत बिल आने की, कि एक साल पहले तक दिल्ली में सबके 0 पानी के बिल आते थे। फिर इन्होंने हम सबको एक एक करके षड्यंत्र करके फर्जी केस में जेल भेज दिया। पीछे से इन्होंने पता नहीं क्या षड्यंत्र रचा। जब मैं जेल से निकल के आया और मैंने इधर उधर जनता से बात की तो पता चला लोगों के बहुत कई हजार रुपए के बिल आए हैं और सारे गलत हैं। मैंने स्टडी किए बिल, सारे गलत बिल हैं। तो ये जिन जिन लोगों के गलत बिल आए हुए हैं उनको बिल भरने की जरूरत नहीं है। सरकार बनने के बाद ये सारे पानी के बिल माफ कर दिए जाएंगे। अगली 3 गारंटी हमने 2020 में भी करी थी। 2020 में मैंने कहा था हर घर में 24 घंटे पानी का इंतजाम करेंगे और साफ पानी का इंतजाम करेंगे। हमने कहा था यमुना साफ करेंगे। हमने कहा था दिल्ली की सड़कों को
यूरोपियन स्टैंडर्ड का बनाएंगे, इतनी साफ सुथरी और शानदार सड़कें बनाएंगे कि कोई भी आए तो देखे भाई हाँ दिल्ली देश की राजधानी है, अच्छी लगती है, सुंदर लगती है। ये 3 गारंटी मैंने 2020 में दी थी। आज मैं सबके सामने कबूल कर रहा हूं कि ये 3 काम हम नहीं कर पाए पिछले 5 साल में। हमारी फरवरी 2020 में सरकार बनी, मार्च में कोरोना हो गया, 2.5 साल कोरोना चला, उसके बाद इन्होंने फर्जी जेल 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 का खेल खेला हमारे साथ। कभी सतेंद्र जैन जेल में, कभी मनीष सिसोदिया जेल में, कभी संजय सिंह जेल में। मेरी सारी टीम बिखर गई। अब हम सारे जेल से बाहर आ गए, अपने पचड़ों से निपट लिए। अब ये तीनों चीजें हर दिल्ली वाले का भी सपना है और ये मेरा भी सपना है। व्यक्तिगत तौर पे मैं दिल्ली में ये तीनों काम होते हुए देखना चाहता हूं। तो अगले 5 साल में ये तीनों काम हम पूरे करेंगे। हर घर 24 घंटे साफ पानी, यमुना को साफ करना और दिल्ली की सड़कों को शानदार बनाना। इसके लिए हमारे पास फंड भी है और इसके लिए हमारे पास पूरा प्लान भी है। अगली गारंटी, डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना। बाबा साहब अंबेडकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी करके आए थे। उस जमाने में विदेश से पीएचडी करके आए थे, इतने गरीब होने के बावजूद। जब वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे थे तो बीच में उनके पैसे खत्म हो गए। उन्हें घर वापस आना पड़ा, बीच में पढ़ाई छोड़ के पैसे का इंतजाम किया और फिर वो वापस अपनी पढ़ाई पूरी करने गए। हम नहीं चाहते कि कोई भी दलित बच्चे का सपना पैसे की कमी के कारण पूरा ना हो। तो ये हम ऐलान कर रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना लागू की जाएगी। दलित समाज का कोई भी बच्चा फॉरेन की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ले, उसका सारा पढ़ाई का, आने का, जाने का, रहने का, खाने का, पीने का खर्चा दिल्ली सरकार देगी। अगली गारंटी स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे कॉलेज के स्टूडेंट्स हों चाहे स्कूल के स्टूडेंट्स हों। जैसे महिलाओं को फ्री बस का सफर देते हैं, ऐसे ही छात्रों को फ्री बस का सफर दिया जाएगा और दिल्ली मेट्रो में उनको 50% कंसेशन दिया जाएगा। अगली गारंटी आध्यात्म के क्षेत्र की है कि हमारे पुजारी और ग्रंथी गुरुद्वारों में और मंदिरों में हमारे लिए पूजा करते हैं। दिल्ली की खुशहाली के लिए, हमारी सुख समृद्धि के लिए समय समय पे, त्योहारों पे, अलग अलग समय पे हमारे लिए पूजा करते हैं। हमारे और भगवान के बीच में एक तरह से सेतु का काम करते हैं। और इनमें से 80-90% बहुत गरीबी के अंदर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो हर पुजारी को और हर ग्रंथी को 18,000 हजार रुपए हर महीने दिए जाएंगे। तो आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे। एक बार फिर से तमाम वादे अपने दोहराते हुए 2100 रुपये और साथ ही साथ संजीवनी योजना, पानी का गलत बिल, उसे माफ़ करने की बात, साथ ही साथ अपनी उन तमाम कमियों को भी स्वीकारा कि 24 घंटे साफ पानी नहीं दे पाए, दिल्ली की सड़कों को जो यूरोपियन स्टैंडर्ड बनाने की बात 2020 में की थी वो पूरा नहीं कर पाए। तो तमाम वादे जो वो पूरे नहीं कर पाए उनको भी एक्सेप्ट करते हुए और एक बार फिर से उन्हीं वादों को दोहराते हुए आप संयोजक अरविंद केजरीवाल। और अब बात दिव्य भव्य महाकुंभ की। तो महाकुंभ में आज धर्म संसद का आयोजन होगा। ये धर्म संसद सेक्टर 17 में कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर के पंडाल में होगी। इस धर्म संसद में मुख्य रूप से देश में सनातन बोर्ड का गठन किए जाने का मुद्दा रखा जाएगा। इस धर्म संसद में सभी अखाड़ों के पीठाधीश्वर और महामंडलेश्वरों के साथ ही अलग अलग संप्रदायों के दूसरे प्रमुख संत महात्मा भी शामिल होंगे। संघ और राजनीति से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति को इस धर्म संसद में नहीं बुलाया गया है।
धर्म संसद के आयोजन के लिए वरिष्ठ संतों की 5 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। इस कमेटी में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी के साथ ही आनंद अखाड़े के पीठाधीश्वर बालकानंद गिरी, जूना अखाड़े के वरिष्ठ महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी, उदासीन अखाड़े के हरि चेतनानंद जी और मशहूर कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर को रखा गया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह प्रयागराज पहुंच चुके हैं। गृह मंत्री का ये दौरा धार्मिक और सांस्कृतिक दोनों ही दृष्टिकोणों से बहुत अहम साबित होने वाला है। अमित शाह की यात्रा में कई पवित्र स्थलों का दौरा और संतों से मुलाकात शामिल हैं, जो भारतीय संस्कृति और परंपराओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से की जा रही है। अमित शाह का पहला पड़ाव संगम नोज होगा, जहां वो पवित्र गंगा यमुना संगम में स्नान करेंगे और इसके बाद वो बड़े हनुमान जी मंदिर और अभयवट का दर्शन करेंगे। संगम नोज के बाद गृह मंत्री जूना अखाड़े में महाराज और अन्य संतों से मुलाकात और भोजन करेंगे। फिर गुरु शरणानंद जी के आश्रम में जाकर गुरु शरणानंद जी और गोविंद गिरी जी महाराज से मुलाकात करेंगे। अंत में श्रृंगेरी पुरी एवं द्वारिका के शंकराचार्यों से भेंट करेंगे। तो महाकुंभ में आस्था का जबरदस्त सैलाब देखने को मिल रहा है। ये श्रद्धा और विश्वास ही है जो देश के कोने कोने से लोगों को संगम में पवित्र आस्था की डुबकी लगाने के लिए आकर्षित कर रही है। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन स्नान का विशेष महत्व है। इसकी ज्यादा जानकारी दी बुद्धेश्वर महादेव के पीठाधीश्वर राजकुमार ने। उन्होंने बताया कि कैसे संगम के पवित्र जल में स्नान करने से मनुष्य को फायदा होता है। जनमानस स्नान कर रहे हैं तो मानस में लिखा हुआ है काग हो कौवा जो है स्नान करता है तो कोयल हो जाता है। ये वाह शरीर से शुद्धता नहीं है, ये आंतरिक शरीर का शुद्धता है, जिससे हमारा जब स्नान करते हैं तो सुषुम्ना नाड़ी चलती है, जो कई हजार वर्ष तपस्या करने के बाद व्यक्ति को प्राप्त होता है। वो एक बार संगम में स्नान करने से ही प्राप्त हो जाता है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वार्षिक एनसीसी पीएम रैली को संबोधित करेंगे। ये रैली दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में होगी। पीएम के इस संबोधन के बाद नई दिल्ली में महीने भर चलने वाले एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2025 का सफल समापन हो जाएगा। इस साल गणतंत्र दिवस शिविर में कुल 2361 एनसीसी कैडेटों ने भाग लिया, जिनमें 917 बालिका कैडेट्स भी शामिल थी। ये संख्या के हिसाब से बालिका कैडेटों की अब तक की सर्वाधिक भागीदारी थी। इस साल की एनसीसी पीएम रैली का विषय युवा शक्ति विकसित भारत रहा। इस रैली के दौरान 800 से अधिक कैडेट्स राष्ट्र निर्माण के प्रति एनसीसी की वचनबद्धता को दर्शाने वाला सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। 18 मित्र देशों के 144 युवा कैडेट्स की भागीदारी इस वर्ष की रैली में उत्साह को बढ़ाएगी। साथ ही साथ इस रैली में देश भर से मेरा युवा भारत, शिक्षा मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय के 650 से अधिक स्वयंसेवक भी विशेष अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीटी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी। आप देखते रहिए डीटी न्यूज। नमस्कार।